हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो जो बॉडी हम क्या करें, उसके शेप में चेंज करें और वो अपने शेप में फिर वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज। यानी कि हमने कोई रबड़ खींची और छोड़ के वो क्या हो गई, वापस उसी शेप में आ गया। यानी कोई गुब्बारा फुलाया और हवा निकालने के बाद वो वापस उसी शेप में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक का मतलब जिसमें हम फोर्स लगाएं उसकी शेप और साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स हटाने पर वो वापस उस बॉडी में वापस शेप में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, a force which change the size of shape of a body is called deforming force। मतलब जो शेप और साइज को क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोल लिया कि a force which change the size और शेप बॉडी is called deforming shape। जो साइज को और शेप को चेंज कर दे, यानी जो हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जो वापस सेम टू सेम उसी शेप में वापस आए। यानी कि उसमें जब हमने खींचा तो वापस बिल्कुल परफेक्ट उसी शेप में आ जाए, जितना था, बिल्कुल भी पॉइंटों में भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जिसमें हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी में क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसको हम रिजिड बॉडी बोल देंगे। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी वापस शेप में नहीं आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बोलेंगे। ठीक है। यानी कि जिसपे फोर्स लगाया और उसके शेप और साइज में चेंज हुआ और हटाने फोर्स वापस उसी शेप में आ गया, उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर वो बॉडी में चेंज हो गया लेकिन वापस उस शेप में नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। हमने फोर्स लगाया लेकिन वो बॉडी उस शेप में वापस नहीं आई, उसको हम वो क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एट अ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया डिफॉर्म्ड बाय इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि किसी बॉडी पर लगने वाले पर यूनिट एरिया पर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन A। तो यानी पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। यानी कोई कील गाड़ना है तो अगर उसका एरिया ज्यादा है तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब यहां पर एरिया कम है तो वहां पर फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा, यानी प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी जब हम किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। उसके अंदर से क्या लगता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पर यूनिट एरिया पर लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये कहानी समझ में आई तुम्हारे। अब इसका आ जाएगा यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। क्या हो गया, न्यूटन। और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका यूनिट होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2, और अपॉन एरिया का क्या हो गया, एल स्क्वायर। क्या हो गया, mlt-2, एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो यहां पर L2 को जब ऊपर ले गए तो कितना होगा, -2, और -2 में एक ये L कट गया तो बचा क्या, ml-1 t-2। ये क्लियर हो गया।
अब स्ट्रेस आर थ्री टाइप्स। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? इसको दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसका नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी पे जो स्ट्रेस लगे और उसकी लेंथ को बढ़ा दे। यानी जब काम काहे पर होगा? लेंथ पर होगा। काहे पर होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आता कंप्रेशनल स्ट्रेस। नाम से ही पता चला कंप्रेस करा जाए। कंप्रेस का मतलब दबाना, जिसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। कोई बॉल ले ली, कोई क्यूब ले लिया, अब हम उसको इस हिसाब से प्रेशर उसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि उसको इस हिसाब से दबा रहे हैं कि वो पूरा चारों तरफ से दब रहा, तो उस पर लगने वाले को हम क्या कहेंगे? कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? कंप्रेशनल स्ट्रेस। जैसे ये क्यूब है, ये क्या है? देखो इधर, ये तुम्हारा है क्यूब, ठीक है? ये तुम्हारा क्यूब है, सॉरी, ये क्या है? ये क्यूब है, ठीक है? अब इस पर हमने क्या करा? यहां पर क्या? ये क्यूब है, ठीक है? अब इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी, इधर से भी, इधर छह साइड से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब सब तरफ से दबा रहा है। तो उसका स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा। उसका स्ट्रेस क्या होगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा, ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, देन द corresponding stress is called hydrostatic torsion। हाँ, सभी तरफ से यूनिफॉर्म इक्वल अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। यानी कि सब तरफ से उसके ऊपर क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक। अब क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस, व्हेन आर डिफॉर्मिंग force act tangentially to the surface of a body, it produce change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress। मतलब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है? टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब उसको टच करता हुआ लग रहा है, मतलब फोर्स को क्या लग रहा है? टच करता हुआ लग रहा है। एक मतलब एक सरफेस है, किधर साइड में लग रहा है, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंशियल उसका फोर्स है। तो क्या कह रहा है? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस को बोलते हैं, ये ट्यूब है, ये यहां से नीचे से हमने क्या करा? इसके ऊपर लगाया टेंजेंशियल फोर्स, तो ये ऐसे करके अपनी शेप इसने क्या करी? चेंज कर दी। मतलब इसको क्या हो, जैसे कोई कोई ऐसी बॉडी है क्यूब टाइप की है, वो नीचे से फिक्स है, अब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे, स्ट्रेस टेंजेंशियल इसको दबा रहे, तो नीचे से तो वो नहीं खिसक रहे, यहां पर से खिसक जा रहे हैं, तो यहां तो इस लगने वाले स्ट्रेस को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। अभी आगे आएगा तो ये जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाएगा स्ट्रेन। क्या आएगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? हाँ, स्ट्रेन क्या बोलेंगे? किधर गया? दस रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, the ratio of the change in any dimension produced is in the body to the original dimension is called strain। चेंज इन द डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब चाहे लेंथ हो, चाहे वॉल्यूम हो, मतलब चाहे एरिया हो, कुल मिला के उसको हम क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन बोल रहे हैं। अब कोई बॉडी यूं करे लंबी लंबी थी, उसको हमने रबड़ के पकड़ खींचा, ये इतनी जो थी वो बढ़ गई, इतनी जो इसमें क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसकी ओरिजिनल लंबाई मान लो 10 थी, कितनी थी? 10, और ये 2 की इंक्रीजिंग हो गई, तो जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एल। क्या बोलेंगे? और जो ओरिजिनल था उसको हम क्या बोलेंगे? एल। एल बराबर कितना हो गया? 10।
तो 2/10 जो सॉल्व होकर आएगा 0.2, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। फिर से समझो, चेंज इन डायमेंशन और चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। एज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, मतलब अगर ऊपर लेंथ लिया गया तो नीचे भी लेंथ, अगर ऊपर वॉल्यूम लिया गया तो नीचे भी वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? तो वो कहना चाह रहे हैं क्या करे, एज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटी, सेम क्वांटिटीज के रेशियो को हम स्ट्रेन कह रहे हैं। तो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका क्या करे, ना इसकी यूनिट होगी, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, हाँ लाइक क्वांटिटी, अगर इसकी यूनिट अगर लेंथ ले रहा है मीटर है तो नीचे वाले की मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी ना ही यूनिट होगी और ना ही डायमेंशन होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो अभी हमने बताया चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब जब लेंथ में बात करेगा तो उसके स्ट्रेस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूम में चेंज और ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोले, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, शेयर स्ट्रेन ये थोड़ा समझने वाला है, ये हमने बताया अभी था पीछे। क्या बोल रहे, शेयर स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच आ फोर्स ओरिजिनली परपेंडिकुलर to the fixed face get turns applying tangential deforming force। मतलब वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कोई क्यूब है, क्या है, ऐसे करके, अरे ठीक है, अब उसमें करे एक सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, एक सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो वो साइज में थोड़ा सा क्या हुआ, अपनी जगह से क्या हुआ, चेंज हो गया। नहीं समझ में आया, मतलब कोई फिक्स्ड बॉडी थी ऐसे करके, वो नीचे से क्या है, फिक्स्ड है, और उसके एक सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे वाला सरफेस जो है वो अलग से चेंज नहीं हो रहा है। नहीं समझ, कोई जूते का डिब्बा टाइप को ले लिया, फिर हाथ मार, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे ऊपर वाला हिला, नीचे वाला नहीं हिला, नहीं समझ में आया। तो यहां पर जो उसमें डायमेंशन में जो चेंज हो गया, ये जो चेंज हो गया, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को काय डिनोट करते हैं, थीटा से। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए नाम दे, इसको बी नाम दे, इसको सी नाम दे, तो थीटा हम यहां पर डिफाइन करेंगे टेन थीटा से। किससे डिफाइन करेंगे, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको गौर से देखो, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, ए बी। टेन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो शेयर स्ट्रेन समझ में आ गया कि जब हम कोई बॉडी फिक्स्ड है नीचे से और उस पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो नीचे से तो वो हिलेगी नहीं, तो आगे उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब उसके थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, झुकाव आ जाएगा। उस झुकाव को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। और किसी झुकाव इंक्लाइंड को ही हम क्या बोलते हैं, झुकाव को ही क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो जो थीटा एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो पाया, ठीक है। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी। एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उनका नाम पूरा था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, क्या थे, हाँ। कब आए, 1635 से 1703 में एडी में चले गए, ठीक है। 1635 में आए, 1703 तक रुके, ठीक है। फार्मूलेटेड इन 1679 में उन्होंने एक फार्मूला दिया, नोन आफ्टर हिम एज हुक्स लॉ, जिसको हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ के नाम से जान। विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या बोल लिया, विद इन द इलास्टिक लिमिट
द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब उसने क्या कि इलास्टिक लिमिट में रहकर, इलास्टिक लिमिट का मतलब किसी रबड़ को अगर हमने पकड़ के खींचा, अब वो चट से टूट गई तो इलास्टिक लिमिट्स के क्या हो गई, बाहर हो गई। कोई स्प्रिंग को हमने पकड़ खींचा तो वो लौट कर वापस ही नहीं आया। तो उन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी, इलास्टिक लिमिट, अपनी लिमिट में रहना। क्या बोला कि इलास्टिक मतलब लिमिट में खींचो तो स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया उन्होंने, स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हुक्स लॉ क्या है, हाँ स्ट्रेस जो है, हाँ स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन के। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना फोर्स बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, वहां पर कांस्टेंट आया ई। तो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट क्या है ई। तो वेयर ई इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो ई को हमने ऐसे ही लिखा और स्ट्रेस को हमने ऐसे लिखा, और स्ट्रेन जो इंटुम था वो कहां आ गया, अपॉन में आ गया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ जो है तैयार कर लेना, ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट ऑफ ई, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, और पीछे पढ़ा है स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट तो यही हो गया। अब क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो इस चैप्टर में डायमेंशन की टेंशन नहीं लेना, सबकी सेम आएंगी। न्यूटन का क्या होगा, mL/T-2 और मीटर स्क्वायर का L²। सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा mL-1 T-2। याद नोट कर लो फटाफट, आगे चलते हैं।